इंडिया की साइबर कैपेबिलिटीज के बारे में अक्सर का डिस्कशन होता रहता है। अभी इस डिस्कशन को लेके एक पर्टिकुलर रिपोर्ट निकल के आई है और ये रिपोर्ट किसने निकाली है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने। फरवरी 2019 में आईआईएसएस ने अनाउंस किया अपने एक सर्वाइवल आर्टिकल में कि ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी डेवलप करेंगे जिससे वो अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग कंट्रीज की साइबर कैपेबिलिटीज को एसेस करेंगे कि कौन सी कंट्री में कितनी साइबर कैपेबिलिटी है, कितनी उनकी साइबर पावर है। क्योंकि ये हम सबको पता है कि आगे आने वाले समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन होगा वो साइबर डोमेन होगा, और साइबर वॉरफेयर तो आपको छिड़ता हुआ नजर आ ही रहा है। और किस हद तक अलग अलग कंट्रीज की साइबर पावर उनकी नेशनल पावर को बढ़ाती है। एक्चुअली में इस रिपोर्ट का नाम ही है आपका साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर। तो अगर आपको रिपोर्ट का नाम कोट करना हो तो याद रखिएगा, साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर। रिलीज किसने की है? तो आईआईएसएस ने रिलीज की है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। कब से इसका असेसमेंट चल रहा है? तो फरवरी 2019 में इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि असेसमेंट करेंगे। 2 साल से असेसमेंट कर रहे हैं, 2 साल से इनके रिसर्चर्स लगे हुए हैं। 15 कंट्रीज की साइबर पावर को इन्होंने क्वालिटेटिवली एसेस किया है। ऑब्वियस सी बात है, जो ताकतवर 15 देश हैं उन्हीं का एसेस किया जाएगा, जो उसके नीचे के चिल्लर देश हैं उनका क्या ही आप एसेस करोगे। ठीक है, तो किस हद तक साइबर कैपेबिलिटीज नेशनल पावर को बढ़ाते हैं, इसके रिस्पेक्ट में क्या इनके आउटकम निकल के आए और इंडिया को लोएस्ट टायर में रखा गया है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो टायर का सेग्रीगेशन किया है वो गलत प्रकार से किया गया है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि इंडिया को लोएस्ट टायर में रखा है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओवरऑल साइबर कैपेबिलिटीज का असेसमेंट थोड़ा गलत है। मैं बताता हूं कैसे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इट्स अ वेरी पॉसिबिलिटी, बिग पॉसिबिलिटी। एक ब्रिटिश रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एरिया ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में काम करता है। 1958 में फाउंड किया गया था। 1997 से इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो अरुंडवेल हाउस, लंदन, इंग्लैंड में है। 2017 में ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स ने आईआईएसएस को 10th बेस्ट थिंक टैंक का अवार्ड दिया था वर्ल्ड वाइड, और सेकेंड बेस्ट डिफेंस थिंक टैंक का अवार्ड दिया था। ठीक है, एक्सपेंडिचर को लेके थोड़ा ट्रांसपेरिफाई ने ये बोला है कि भाई डिसेप्टिव है ये पर्टिकुलर थिंक टैंक ऑन फंडिंग ट्रांसपेरेंसी। मतलब आप समझिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज को फंडिंग कहां से आती है, इस चीज को लेके थोड़ा डिसेप्शन है, इस चीज को लेके थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। अब देखिए, जो थिंक टैंक्स ऑपरेट करते हैं ना, चाहे इंडिया में ऑपरेट करें चाहे किसी भी देश में ऑपरेट करें, इनके काम करने के तरीके में हमेशा सवाल उठाया जाता है। और वो सवाल इसी बेसिस पे उठाया जाता है कि इनको पीछे से फंडिंग कौन प्रोवाइड की जा रहा है। इंडिया में जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ के खिलाफ एक फ्रंट खोला है हमारी भारत सरकार ने, वो भी इसीलिए खोला है कि इनको फंडिंग कहां से आ रही हो। और इसीलिए एफसीआरए एक्ट में एनजीओ की जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर एक चेक लगा रखा है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारी सरकार ने। बहरहाल वो एक अलग चीज है। देखते हैं रिपोर्ट बोलती क्या है, इस रिपोर्ट के एनालिसिस को समझते हैं। और इस रिपोर्ट के एनालिसिस का यूजेज क्या है हमारे लिए? तो भाई, जनरल स्टडीज पेपर 2 में और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। पहली बात तो ये रिपोर्ट पब्लिश किसने की, यही आपको पता होना चाहिए। तो साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर रिपोर्ट किसने पब्लिश की? आई होप आईआईएसएस आप आंसर कर लेंगे। और जनरल स्टडीज पेपर 2 में साइबर वॉरफेयर के फील्ड में, या फिर साइबर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, या फिर इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन के फील्ड में अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर रहा है, ऐसे किसी भी सवाल में आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को कोट कर सकते हो और इंप्रूवमेंट की बात कर सकते हो। क्योंकि यहां पे आपको एक क्रेडिबल सोर्स मिल रहा है। क्रेडिबल सोर्स क्या है कि आईआईएसएस ने रिपोर्ट रिलीज की, रिपोर्ट का नाम ये है और उसमें ये बोला गया है। इस प्रकार से आप एक स्टेटमेंट अपने इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में जोड़ के एक अप्रोप्रिएट व्यू पॉइंट दे सकते हो अपना। व्यू पॉइंट किस हिसाब से होगा? तो व्यू पॉइंट हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, हालांकि फाइंडिंग्स तो आप रिपोर्ट को ही बताओगे। तो आप देखते हैं कि ये रिपोर्ट कौन से बेसिस पे असेसमेंट करता है। तो 7 कैटेगरीज पे असेसमेंट होता है यहाँ पे। स्ट्रेटजी एंड डॉक्ट्राइन, गवर्नेंस, कमांड एंड कंट्रोल, कोर साइबर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी, साइबर इंपावरमेंट एंड डिपेंडेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, ग्लोबल लीडरशिप इन साइबर स्पेस अफेयर्स, ऑफेंसिव साइबर स्पेस कैपेबिलिटी। देखिए, जब भी नोट्स बनाइएगा ना, कभी भी इस प्रकार के 7 पॉइंट्स लिखने मत बैठ जाइएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके नोट्स बनाने में कुछ फ्लॉ है तो मैं उसको पॉइंट आउट कर देना चाहता हूं। इस प्रकार के स्पेसिफिक, देखिए ऐसी बहुत सी रिपोर्टें आएंगी, ऐसी बहुत सी न्यूज आएंगी, तो क्या उसके स्पेसिफिक न्यूएंसेस को आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते रहोगे? ऑब्वियसली नहीं। अगर एमसीक्यू में सवाल आता है तो आप कहीं ना कहीं मतलब स्मार्ट एलिमिनेशन से पता कर ही सकते हो कि ये चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी इसके काम के अंदर। और जब लिखने की बात आई, तो जब भी आप इस रिपोर्ट को कहीं पे कोट करोगे, आप बहुत बेसिक चीजें कोट करोगे।
जैसे आप क्या कोड करोगे, रिपोर्ट का नाम कोड करोगे, किसने रिलीज की उसको कोड करोगे, ये बोलोगे कि 3 टायर्स थे इस रिपोर्ट में, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, इंडिया को थर्ड टायर में रखा गया, ये कोड करोगे। अब मैं बताता हूँ इस रिपोर्ट में क्या बोला गया। पहले टायर में रखा गया है उन कंट्रीज को जो कि वर्ल्ड की लीडिंग स्ट्रेंथ है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज इन द मेथोडोलॉजी। साइबर वॉरफेयर में कुछ अलग अलग कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया गया है। तो क्या क्या कैटेगरीज, जैसे मालवेयर अटैक हो गया, फिशिंग अटैक हो गया, स्फीयर फिशिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक हो गया, और भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं जैसे माइस्क्वेल इंजेक्शन हो गया, डीएनएस टनलिंग हो गया, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें उतना आपको डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस प्रकार की अलग अलग कैटेगरीज में आपके पास एक अलग अलग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए। अभी सारे कैटेगरीज में अगर ऐसी कोई कंट्री है जो अपने आप को सबसे अच्छा सेफगार्ड कर सकती है और दूसरों के खिलाफ खतरनाक साइबर अटैक कर सकती है, वो एक बताई गई है और वो है यूएसए। पहले टायर में केवल एक कंट्री है जो आती है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब यूएसए को पहले टायर में रखा है और यूएसए के बराबर किसी को भी नहीं रखा है। और दूसरे टायर में वो स्टेट्स आते हैं जो कि वर्ल्ड लीडिंग स्ट्रेंथ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इजराइल, रशिया, यूनाइटेड किंगडम। अब भले ही ये जो आईआईएसएस है ये यूके में बेस्ड है, लेकिन इसने ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, खासकर चाइना, इजराइल और रशिया जैसी कंट्रीज को सेकंड टायर में रख दिया और केवल यूएसए को फर्स्ट टायर में रखा गया। अभी यूएसए अगर साइबर सिक्योरिटी में इतना ही बड़ा होता तो कॉलोनियल पाइपलाइन वाले अटैक को रोक नहीं लेता। और कितने अटैक्स हुए साइबर अटैक के यूएसए में, मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है भाई, यूएस के अंदर बहुत साइबर अटैक्स हुए हैं 2021 में भी और इससे पहले 2020 में भी, और पैसा तक निकाल लिया यूएस की कंपनी से साइबर हैकर्स ने, रशिया बेस्ड, चाइना बेस्ड। तो रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज अगर यूएसए के साइबर सिस्टम में घुस के उसको, चलो इंडिया का तो मान लो साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं, हमने एक बार को मान लिया हम यूएसए के लेवल पे नहीं है, बट जिस हिसाब का बाप यहाँ पे यूएसए को दिखाया जा रहा है कि पहले टायर में केवल यूएसए को रखा गया, और इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया कि टेक्नोलॉजी में चाइना यूएसए से एक डेकेड पीछे है, 10 साल पीछे है। तो थोड़ा जिस प्रकार की बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं, इस आर्टिकल में क्या, इस रिपोर्ट में पॉइंट आउट की गई हैं, थोड़ा बहुत प्रोपोगेंडा लग रहा है, वो यूएस के फेवर का प्रोपोगेंडा। ठीक है, तो वो यूएस का अपने जो भी प्रोपोगेंडा हो सकता है, आईआईएसएस को बैक एंड से यूएसए फंडिंग देता हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तीसरे टायर में कौन कौन आता है, तो तीसरे टायर में वो कंट्रीज आती है जिनके पास थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल स्ट्रेंथ है, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। आप बोलोगे सर क्या कोई बकवास नहीं है, बकवास क्यों ही, आप पता करोगे क्योंकि दुनिया की जो सबसे 15 बेस्ट कंट्रीज मानी जाती हैं साइबर वॉरफेयर में, उन्हीं को यहाँ पे इस रैंकिंग में कंसीडर किया गया है। तो अब सब में कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें ही हैं ही, ठीक है ना। खराब वाली कंट्रीज को तो रैंकिंग में कंसीडर ही नहीं किया गया। 15 कंट्रीज में कुल, उसमें से टायर 1 में यूएसए हो गया, बची 14, तो 7 टायर 2 में आ गई और 7 टायर 3 में आ गई, और टायर 3 में आ गया आपका इंडिया। तो यही मेन हाइलाइट्स है इसकी कि यूएसए इज द टॉप साइबर पावर। ठीक है, दूसरों के खिलाफ पावर मतलब साइबर अटैक्स को एग्जीक्यूट करना, डिजिटल इंडस्ट्रियल बेस सबसे तगड़ा है यूएसए का, अनपैरेलल्ड है, क्रिप्टोग्राफिक एक्सरसाइज सबसे तगड़ी है, सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल साइबर अटैक ये कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका प्रोटेक्शन सिस्टम डेफिनेटली थोड़ा कमजोर है, ये रशियन और चाइनीज हैकर्स दिखा चुके हैं। अब बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस की। देखिए यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया ने बहुत ही मॉडेस्ट प्रोग्रेस की है अपने पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ साइबर स्पेस सिक्योरिटी को इंप्रूव करने की। खास बात यह है कि इंडिया एक ऐसे रीजन में रहता है जहां पे बहुत ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी है। हमारे दो बहुत वायलेंट नेबर्स हैं, एक चाइना और एक पाकिस्तान, और थोड़ा सा पाकिस्तान के आगे चले जाओ अफगानिस्तान, वहां पे भी भाई कहीं ना कहीं तालिबान का ही राज आ सकता है आगे आने वाले समय में। तो ये जो रीजन है जहां पे इंडिया पाया जाता है ये बहुत ज्यादा इंस्टेबल है, और ऐसे इंस्टेबल रीजन में डेफिनेटली इंडिया की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है तो कन्वेंशनल अटैक होना मुश्किल है, बट साइबर थ्रेट हमेशा है। तो लद्दाख बॉर्डर पे जब चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ इंडिया का, तो उसके बाद से इंडियन कंसर्न साइबर सिक्योरिटी में बिल्कुल आगे आ चुके हैं, और उसमें स्पेसिफिकली ध्यान उन सिस्टम्स की तरफ जा रहा है जो कि चाइना ने सप्लाई किए हैं। हमारे जो बड़े बड़े टेलीकॉम नेटवर्क्स के टावर हैं, जो टेलीकॉम नेटवर्क्स अपने डिजिटल हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा चाइना में बन के आया है, एंड दैट इज ऑलरेडी इन यूज इन इंडिया, और हम उसको सीधे सीधे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस करने के लिए भी हमको समय चाहिए। तो इन सब चीजों के कंसर्न्स हैं इंडिया में, बट इंडिया के पॉलिसी पैरामीटर्स उतने, आप कह सकते हो ना, प्रोएक्टिव बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं कि अपने कंसर्न्स को सीधे सीधे एड्रेस कर दें, इसलिए इंडिया को यहाँ पे टायर 3 में रखा गया है। हालांकि इंडिया यूएसए, यूके और फ्रांस के साथ मिलके इंटरनेशनल एक्शन के थ्रू अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की कोशिश जरूर कर रहा है, बट जो अप्रोच है इंडिया की वो थोड़ी धीमी है।
थोड़ा समय लग रहा है कि इंडिया को। और यहाँ पे फाइनली क्या बताया जा रहा है, इंडियाज बेस्ट चांस ऑफ मूविंग अप टू द सेकंड tier of cyber powers is by harnessing its great digital industrial potential and adopting a whole society approach for improving the cyber security। तो जो हमारा डिजिटल और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल उसको आगे बढ़ाना है, अपनी इंडस्ट्रीज और अपने डिजिटल सॉफ्टवेयर कंपनीज का इस्तेमाल करके अपनी साइबर पावर्स को स्ट्रांग करना है। ओवरऑल सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के प्रति। मेरे और आपके जैसे लोग जो कि आए दिन इंटरनेट के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और भी बहुत से लोग हैं इंडिया में जो धीरे धीरे इंटरनेट के यूजेज को अब करना शुरू कर रहे हैं, उनको भी अवेयरनेस देनी जरूरी है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। साइबर अवेयरनेस लोगों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए साइबर अवेयरनेस में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे फिशिंग हो गई, स्फीयर फिशिंग हो गई, ये डायरेक्ट इंडिविजुअल्स को टारगेट करती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को टारगेट करती है। तो यहाँ पे सरकारों के लिए कंट्रोल पा पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे फिशिंग मेल्स जीमेल में कितने आते हैं, इसके लिए एक इंडिविजुअल का अवेयर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, IISS याद रखिएगा, इसकी 3 टायर्स याद रखिएगा, 3 टायर्स में इंडिया तीसरे नंबर पे है। इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या क्या है उसके 1-2 पॉइंट ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यूके में बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यूके में बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब ये नहीं है कि वो यूके की सरकार के अंदर काम कर रहा है, नहीं, वो एक ब्रिटिश रिसर्च इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक है, एक प्राइवेट थिंक टैंक है, अंग्रेजी सरकार के अंदर काम नहीं करता है। 1958 में फाउंड किया गया था, और बहुत सारे लोगों का एलिगेशन है कि इसकी फंडिंग यूएस से ही आती है। खैर उन एलिगेशंस में हमको नहीं घुसना है। तो आई होप आपको इस रिपोर्ट के बारे में काफी जानकारी मिल गई हो, साइबर कैपेबिलिटीज एंड नेशनल पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 के रिस्पेक्ट में चीज इंपॉर्टेंट थी, दैट्स व्हाई आई टुक अप विद यू। IISS प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइए।